अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। 27वीं तरमीम का बाकायदा जो मुसवदा है वो हम सब के सामने है और इस बारे में जो मुसवदे के नुकात हैं, अब ये कोई क़यास आराइयों की बात नहीं है, बल्कि अब जो एग्जैक्ट नुकात हैं वो हमारे सामने हैं क्योंकि वो पार्लियामेंट में पेश किए गए हैं। और बहरहाल अपोजिशन इस पर खासी सरापा एहतजाज है क्योंकि उनके लीडरान जो हैं वो दोनों हाउसेज में मौजूद नहीं है। मुसवदे में अब क्या क्या है, क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं और जो पेश की गई हैं एज़ पर द एंटायर ड्राफ्ट, वो देखते चलिएगा। फिर चंद जमातें इसमें अभी भी अनडिसाइडेड हैं कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन कुछ जमातें बहुत क्लियर माइंडेड हैं कि उन्होंने इसके हक़ में वोट देना है और से जो है वो अब इंशाल्लाह हम बात साथ साथ ही आगे बढ़ाएंगे। पहले मुसवदा देखते चलते हैं ताकि हमें पता हो कि एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में और किन कॉन्टेंट्स पे बात इंशाल्लाह करनी है। हमने अभी प्रोग्राम के दौरान ये में 27वीं तरमीम का मुसवदा जो कि अब बाकायदा असेंबली में पेश किया गया है, काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश। अपोजिशन लीडर की तैनाती तक 27वीं तरमीम के मुसवदे पर सेनेट में बहस नहीं हो सकती। लगता है कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल मंजूर करवाने की जल्दी है। बैरिस्टर अली जफर। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ का मुश्तरका इजलास में आज अरकान ने इजलास में कुछ सवालात उठाए। कल 11 बजे दोबारा इजलास होगा। संजीदा मामले पर सबको एक साथ होना चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और रहनुमाई हासिल की। सदर आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ। तरमीमी मुसवदे के तहत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुतालिक आइन के आर्टिकल 243 में तरामीम की तजावीज़ हैं। तरमीमी मुसवदे के तहत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को मुकर्रर करेंगे। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीमी मुसवदे के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 को ख़त्म हो जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, वज़ीर आज़म की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबरा मुकर्रर करेंगे। फील्ड मार्शल का रैंक और मराद ताहयात होंगी, यानी फील्ड मार्शल ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे। मुसवदे के मुताबिक वफाक में वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है जो आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट के बाद आइनी इख्तियारात वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा और आइनी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आइनी अदालत में सुने जाएंगे। 27वीं तरमीम में सेनेट अरकान की मुद्दत से मुतालिक भी तजावीज़ शामिल की गई हैं। वज़रा की तादाद को 11% से बढ़ाकर 13% करने और एडवाइज़र्स की हद 5 से 7 करने की तजवीज़ दी गई है। फौरी तौर पर नाज़रीन दो अपने मेहमानों का रुख करूँगी और उन पार्टीज से बात रहेगी जो कि काफ़ी क्लियर माइंड के साथ इस वक्त हैं कि उन्होंने इस तरमीम के किस चीज़ को सपोर्ट करना है और किसको अपोज करना है। लेकिन ब्रेक के बाद उनका तारुफ कराऊंगी और उनसे गुफ्तगू इंशाल्लाह करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। ओवर टू आवर गेस्ट्स राइट अवे। बहुत दो मुदल्लिल आवाज़ें और पार्लिमानी उमूर को बहुत पे बड़ी गहरी नज़र, कॉन्स्टिट्यूशन आइन पाकिस्तान पे बड़ी गहरी नज़र रखने वाली आवाज़ें हमारे साथ आज शुरका हैं, शरीक गुफ्तगू हैं। रज़ा हारून साहब नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं और जनाब अमीन उल हक साहब नाजरीन MQM से हमारे साथ हैं। दोनों अपनी जमात की बेबाक आवाज़ें, दोनों हजरात आप दोनों को बहुत खुश आमदीद। अमीन उल हक साहब, अगर बात का आगाज़ मैं आपसे कर पाऊँ, मेरा ख्याल है MQM उन चंद जमातों में से शुडाई से हैं जो कि बड़ी क्लियर हैं कि आप लोगों ने, मैंने आपकी तरफ से जितने भी बयानात देखे हैं, ख्वाह वो खालिद मकबूल साहब के हों, किसी भी और के हों, कामरान साहब के हों, लेकिन ये कि जो मुस्तफ़ा कमाल, बेग योर पार्डन, मुस्तफ़ा कमाल साहब के हों, दोनों के यही बयानात आ रहे हैं कि आप लोग इसको बाय एंड लार्ज अच्छा समझ रहे हैं, बेहतर समझ रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा और ये इवन जो आर्टिकल 243 वाला मामला है इस पर भी बताइएगा कि आप बिल्कुल क्लियर कट हैं कि आपका जो वोट है वो इस पूरी तरमीम के हक़ में मनोअन होगा। देखिए मोना, मेरा ख्याल है कि अभी भी MQM के अंदर मशावरत का अमल जारी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि मेरा ख्याल है कि MQM पाकिस्तान शुरू दिन से जब 26वीं तरमीम मंजूरी की तरफ जा रही थी तो उस वक्त पर हमने आर्टिकल 148 के हवाले से गुफ्तगू की थी। उस वक्त वफाकी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि जब भी किसी वक्त भी 27वीं तरमीम आएगी तो यकीन हम आर्टिकल 148 के हवाले से भी आपको एतमाद मिलेंगे और आपकी बात सुनी जाएगी। मैं समझता हूँ कि सो फार मैं समझता हूँ कि MQM एज़ फार द आर्टिकल 148 इज़ कंसर्न हम मुतमईन हैं, क्योंकि जब हमारी आज से एक दिन पहले ग़ालिबन जुमे के दिन जब हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने हमें भी न सिर्फ वो बल्कि उनकी पूरी टीम, तकरीबन 7 या 8 रुकनी उनकी वज़रा की टीम थी, अटॉर्नी जनरल साहब थे, लॉ मिनिस्टर साहब थे और बाकी तमाम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब थे।
उन्होंने हमें वाज़ेह यकीन दहानी कराई थी। और फिर हमने देखा कि आज सुबह कैबिनेट का इजलास होता है और कैबिनेट के इजलास में भी इस मामला को उठाया जाता है, फिर फैसला होता है। फैसला क्या होता है मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ कि फैसला ये हुआ कि एमकेएम पाकिस्तान की जो मुकामी हुकूमतों में के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली के हवाले से जो हमारा बिल है कौमी असम्बली में मौजूद था, वो कौमी असम्बली ने उसको डिफ़र करके किया हुआ था, जिसे कहते हैं कि लॉ एंड जस्टिस के ऊपर है, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर है। तो फैसला ये हुआ है कि 27वीं तरमीम का जो मसवदा है वो भी सेनेट से निकल करके कहाँ जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस पे जाएगा और एमकेएम का मसवदा भी वहाँ पे मौजूद है। अब आपके इल्म में है कि आज जो इजलास हुआ है तो दोनों के लिए सेनेट को भी कौमी असम्बली को मर्ज करके एक ही जगह पर वो जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हो रहा है। तो ये हमें इस बात की यकीन दहानी और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे 27वीं तरमीम के ऊपर बहस होगी उसी के साथ साथ आर्टिकल 148 यानी कि जो एमकेएम की जो अमेंडमेंट की दरख्वास्त है उसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। और इस पर नासिब है कि वफाकी हुकूमत यानी PMLN ने हमें वाज़ेह तौर पर यकीन दहानी कराई कि वो इसको सपोर्ट करेगी। साथ साथ IPP के जो लोग हैं अलीम खान और उनकी टीम, उनके साथ भी बात हुई, उन्होंने भी हमें ताउन का यकीन दिलाया है। और साथ साथ PMLQ है उनका भी वाज़ेह मौक़िफ़ है कि यस मकामी हुकूमत के हवाले से वो बिल्कुल ओपन माइंडेड है कि यस इस हवाले से भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। यानी अमीन साहब मैं आपसे अर्ज कर पाऊँ ये शायद उस चीज़ की क्या ये थोड़ा सा उसका रेप्लिका है कि जैसे कि मुशर्रफ दौर में मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो मेयर कराची थे, काफ़ी एम्पावर्ड थे, ये कुछ उसका मिलता जुलता एक कोई वर्जन हम समझे? ये असल में हमने क्या कोशिश की है मैं आपके अर्ज कर देता हूँ। हमने मेक श्योर किया है कि मुकामी हुकूमतों का जो थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट है उसको आइनी फ्रेमवर्क में लेके आने के लिए, ताकि मेक श्योर करें कि जो मुकामी हुकूमतें हैं ये बलदियाती हुकूमत है ये भी 4 साल का इस पर गारंटीड होनी चाहिए। नंबर 2 90 डेज़ के अंदर इसका भी इलेक्शन होना चाहिए। और साथ साथ हमने इसमें ये भी डाला हुआ है कि जो पॉलिटिकल पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो भी मकामी हुकूमतों के पास आ जाए। यानी कि मेक श्योर हो कि वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल करके CM हाउस में एकोमोडेट ना हो, बल्कि मेक श्योर करे कि जो चेयरमैन है, और इस पर एडवांटेज क्या है मैं समझता हूँ कि जो भी ब्रॉड माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी है उनको तो मेरा ख्याल है ये जिस तरह हमने IPP से बात की, काफ लीग से बात की, PMLN से बात की, उन्होंने बहुत इसको एक्सेप्ट किया ओपन हार्टेडली। वो कहते हैं कि यस जी ये मसला सिर्फ कराची का नहीं है बल्कि कराची से लाड़काना से लेकर ग्वादर और ग्वादर से लेकर लाहौर और लाहौर से लेकर रहीम यार खान, ये तमाम मेयर को इससे फ़ायदा पहुंचेगा, इसके तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को फ़ायदा पहुंचेगा, UC चेयरमैन को फ़ायदा पहुंचेगा। और सही मानों में देखा जाए तो ये अवाम के दहलीज पे उनके मसाइल हल होंगे। ये तो एक अवामी इशू भी था और मैं समझता हूँ कि इसकी इब्तदा जो कल से हुई थी और आज भी है, हम बड़े होपफुल हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये स्टैंडिंग कमेटी बहस मुबाहिसे के बाद ये इसको 27वीं तरमीम के साथ क्लब किया जाएगा और इसके बाद इसको आगे लेके तरफ जाया जाएगा। बहुत खूब। यानी कि अगर ये हो जाए तो आपने 243 के हवाले से बात की है जी, मैं अमीन भाई इजाज़त दीजिएगा मैं थोड़ा इस मामले को आगे ले जाती हूं, मुकम्मल कर लो। हाँ आप चलें, आप फरमाएं। बिल्कुल 243 पे भी अगर आपकी बात है आप ज़रूर रखें। बस एज फार एज 243 के हवाले से भी आपने सवाल पूछा था, तो मैं समझता हूँ कि यस एमकेएम में बाय एंड लार्ज इस पे मुत्तफिक है कि यस 243 के हवाले से बिल्कुल इसको हम तैयार हैं कि हम इसको आगे लेकर चलेंगे। असेंबली में जैसे सेनेट में पहले आ रहा, सेनेट में हमारे 3 मेंबर हैं, वो इसको सपोर्ट करेंगे। जब कौमी असेंबली आएगा तो यकीनन मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ही बातचीत करके हम इसको सपोर्ट के लिए आगे की तरफ जाएंगे। नहीं वही मतलब मेरा ये अर्थ था कि बाय एंड लार्ज आप इसको अच्छा समझते हैं, बेहतर समझते हैं, और बल्कि अगर आपकी जो इसमें तजावीज़ हैं वो भी शामिल हो जाती हैं जो कि प्रोबेबली लग भी रहा है कि होंगी, तो ऑल द मोर गुड, मतलब ऑल बेहतर और बेहतर आप इसको समझेंगे। रज़ा हारून साहब, फिर अच्छाई हुई 243 पे भी तो गालिबन पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि आप इसको अच्छा समझते हैं, आप इसको तस्लीम करते हैं इस शिक को, लेकिन 140A के हवाले से बताइएगा। मकामी हुकूमतें एम्पावर हों, मेयर्स एम्पावर हों, गालिबन मुर्तज़ा वहाब साहब को भी ज़्यादा इख्तियारात मिल जाएंगे, तो इसको खुशाइंद कहा जाए। मोना साहब देखें, पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि जब 27वीं तरमीम का बिलावल भुट्टो साहब ने, चेयरमैन साहब ने ट्वीट की थी, आपको याद होगा उसमें 7 इश्यूज थे जो कि प्रेजेंट किए गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को। अभी उनकी नेगोशिएशन पावर है, CEC का फैसला है कि उसके बाद NFC को जो है वो इस तरमीम से हटाया गया, सूबाई खुद मुख्तारी के जो राइट्स हैं उसको
प्रोटेक्ट किया गया, उसको इसमें शामिल नहीं होने दिया गया। इसी तरीके से कुछ महकमे सूबों से वापस डेवोल्यूशन जो है रिवर्स हो रही थी, उसको भी रोका गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे कि विफाक और सूबों के दरमियान जो रिलेशन है वो मुतासर होता, उसमें सेंसिटिविटी आ जाती। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत की कोशिशों से वज़ीर आज़म साहब को जब ये बात समझाई गई, बताई गई, मुज़ाकरात हुए, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की उन चीजों को मान के उन तमाम अमेंडमेंट में से उन तमाम क्लॉजेस को जो सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक थी उनको निकाल दिया गया, हटा अच्छा दिया रजा गया। साहब, तीन ये इश्यूज हैं मेरे लिए एक खबर है, मतलब मेरे लिए कि रेवलेशन ही है, आई एम श्योर नाजरीन के लिए भी होगी, कि आप ये फरमा रहे हैं कि ये जो सारी 18वीं तरमीम के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस पे कल बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कल रात 8 बजे, और वो सारे जो थे वो सब तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर कर दिए गए। कोई कटौती नहीं होगी सूबों के शेयर में, और आबादी और तालीम, ये जो दो शोबे थे जिनको कहा जा रहा था कि वफाक अपने पास ले लेगी, वापस ऐसा ही है ना, वापस हो गए, ये सारे आपके मुतालबात मान लिए गए। ये तो चेयरमैन साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला भी था, और आज फ्लोर पे भी कहा गया ना। तारड़ साहब ने अपनी स्पीच में भी इस बात का जिक्र किया कि चीजें मान ली गई हैं। अब सिर्फ 3 पॉइंट्स के ऊपर जिसपे कंसेंसस है, एक तो है विफाकी आईनी अदालत, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, दूसरा आर्टिकल 243 में जो अमेंडमेंट होगी, जो इख्तियारात और जो उसमें चेंज हो रही है वो हो रही है, तीसरा उसके अंदर इश्यू है सूबों के हवाले से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, 243 है, और जो दीगर मसाइल हैं अब वो उसके अंदर पेश किए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कंसेंसस 243 पे भी है। जहां तक बात है कि आर्टिकल 148 अच्छी बात है, सूबाई खुद मुख्तारी के साथ अगर मकामी हुकूमतों की खुद मुख्तारी की भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हो, लेकिन ये मामला, ये लॉबिंग अब एमकेएम की, चूंकि ये आईनी जो इनकी तरमीम का बिल था, ये बाकायदा भी हिस्सा नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी में इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वहां बैठे हुए दोस्तों को ये कन्विंस करें और कन्विंस करके उस मामले को तरमीम में शामिल करें। वो तो वो बहरहाल कह रहे हैं, और अमीन साहब ने कहा भी है कि इस पे आईपीपी भी आमादा है, एमक्यूएम भी आमादा है, सॉरी एमक्यूएम कह रही हूँ, काफ लीग भी आमादा है, और मुस्लिम लीग नून भी आमादा है। तो जो 3 मेजर इत्तेहादी जमातें हैं वो तो साथ हैं उनके। आपका इस पे क्या व्यू है पीपल्स पार्टी का? यू थिंक दिस इज इन द राइट स्पिरिट एंड डायरेक्शन? जो लीडरशिप का जो मैंने मौक़िफ़ सुना है कि फिल वक्त वो समझते हैं कि जो जिन चीजों पे कंसेंसस हो गया है, उन 3 इश्यूज के ऊपर आईनी तरमीम को कंसेंसस के साथ पास किया जाए। और ये यकीनन एक इशू है जो पेंडिंग इशू है, इस पे डिस्कशन होगा, डिस्कशन किया जाएगा। जिन लोगों ने लॉबिंग करनी है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि मकामी हुकूमतों के निज़ाम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ की शदीद ज़रूरत है। अब वो किस वक्त उठाया जाता है, वो आम आदमी से मुंसलिक ये एक मसला है मकामी हुकूमतों का, जो कि हमेशा कंटेंशियस रहता है, और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और बात करनी चाहिए। अच्छा अमीन साहब, आप फरमाइएगा, ये जो अभी रजा साहब ने भी जिसकी निशानदेही की कि अब ये जो खामियां थी जो कि जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को खासे एतराज़ात थे वो अब वापस कर ली गई हैं, मतलब इन स्पिरिट मैं आपसे इसके बारे में पूछ रही हूँ कि जैसे तालीम का शोबा या आबादी का शोबा जिनके बारे में कहा जा रहा था इस पर वफाकी ओवरसाइट की ज़रूरत है, ये वापस हो गए हैं, वापस सूबों के पास चले गए हैं, वो एतराज़ दूर कर दिया गया है। ये आपको लगता है ये सही सिमत में, ये सही डायरेक्शन में ये कदम है? और ये जो कटौती की भी एक बात थी कि गालिबन सूबों को जो शेयर जाता है 57% वो भी कम किया जा रहा है, ऐसी भी एक बात थी और खदशा था बिलखुसूस जो सूबाई जमातें हैं उनको, तमाम को, सूबाई जितनी पार्टियां हैं जिनकी हुकूमत है, वो भी अब कटौती नहीं होगी गालिबन। आपकी भी यही अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो ब्रीफिंग दी गई थी 27वीं तरमीम के हवाले से, उस पर दोनों चीज़ें शामिल थी। हमें बताया गया था कि एजुकेशन के हवाले से ये नहीं कहा गया था कि तब एजुकेशन की तमाम चीज़ें जो है सूबों से निकाल के वफाक कर जाएंगे, बल्कि 2 चीज़ों पे बात हुई थी कि एजुकेशन में जो कैरिकुलम है और सिलेबस है वो एक जैसा होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी था कि मेरा ख्याल है किसी जगह पे सिंध में और पंजाब में या KPK में कहीं ना कहीं पे फ़र्क है। कोशिश यही की जा रही थी कि सिलेबस और कैरिकुलम एक जैसी हो, तो मेरा ख्याल इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, और मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ा कोई इशू भी नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी इसके ऊपर लचक दिखाने को तैयार नहीं है तो वी डोंट माइंड फॉर डैट। इसी तरह एजुकेशन, इसी तरह हेल्थ के हवाले से भी था कि वो जो अगर आप आज से 1.5 साल पहले जब आबादी के हवाले से, हेल्थ के हवाले से भी था कि आबादी के तनासब के आबादी, आपने देखा था कि ये जो पिछले 2 साल पहले जो सेंसस हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की शो की जा रही थी।
क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि तमाम सूबा की ख्वाहिश होती है कि हमारी आबादी जब सेंसस हो तो मैक्सिमम शो के द रीज़न बिहाइंड कि दो चीज़ें उससे इंटरलिंक होती है। नंबर वन कि सूबाई असम्बली की सीटें, कौमी असम्बली की सीटें बढ़ जाएँ। दूसरी ये कि नेशनल फाइनेंस कमीशन से आबादी की बुनियाद पर पैसे की फरावानी हो जाए। तो मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें थी, लेकिन अगेन मैं कहता हूँ कि अगर हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है कि नंबर 2 पॉलिटिकल पार्टी है, पार्लियामेंट के अंदर है, उसके एतराज़ था तो यकीनन मैं समझता हूँ कि अगर वफाकी हुकूमत से समझती है कि ना होना चाहिए तो अगेन हमें इस पर कोई भी एतराज़ नहीं है। हम MKM को जो इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि जो आइनी अदालत, वफाकी आइनी अदालत का मामला है, वो बहुत ये 26वीं तरमीम में तकरीबन इसी तरीके से डिस्कस हुई थी कि वो एक इम्पॉर्टेंट इशू था और मेरा ख्याल है वो इनकम्प्लीट इशू रह गया था। अब इसे कंप्लीट किया गया है और मैं समझता हूँ कि यस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अलग होगा और मैं समझता हूँ नॉर्मल कोर्ट अलग हो जाएगा। तो ये इससे अवाम को भी फ़ायदा है। फिर देखिए ना मोना, हम ये देखते हैं कि अगर आइनी अदालत के अंदर देखते हैं कि आइनी चीज़ें जो होती है वो 5% 6% होती है, लेकिन अगर उसका टाइम कंजम्पशन देखेंगे तो 50, 55 और 60% तक ये मामला चल रहे होते हैं। कि दोनों कोर्ट अलग अलग हो जाएंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा, अवाम को बेनिफिट मिलेगा, मामला जल्दी हल होंगे, जल्दी इंसाफ का अमल, जल्दी बेहतरी होगा। तो ये अच्छी बात है। एक और आपने सुना होगा कि JUIC की तरफ से और कुछ सेनेटर्स ने ये मौलाना साहब को बोला कि हम पे बहुत दबाव है, तो हम समझते हैं कि आप भी हमारे दबाव के पेश नज़र आप ये तरमीम जो है वो जाने दें और उसके हक़ में वोट दे दें, जिस पे मौलाना साहब ने कहा है कि हम चले सोच के बताएंगे। लेकिन ये जो दबाव वाला मामला है, जो मुझे याद है मतलब पिछली PTI वाली असेंबली में कहा जाता था कि वो फैज़ हमीद साहब गालिबन हेल्प करते थे खान साहब की, वो वाला चक्कर तो नहीं है इस मरतबा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक सबको चलना चाहिए और सबको आज़ादी होना चाहिए कि आज़ादाना फ़ैसला करें। और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि दबाव होना भी नहीं चाहिए और मुझे बज़ाहिर के दबाव नज़र भी नहीं आ रहा है। तो JUI के 10 रुकनी टीम है, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, इसी तरीके से उनके पास सेनेटर भी हैं और तमाम के तमाम लोग मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा असम्बली में जीतते चले आए। तो मैं नहीं समझता कि वो किसी दबाव में आकर, बल्कि अपने ज़मीर की आवाज़ और पार्टी के फैसले के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसी कोई बात मतलब वो नहीं आएंगे इसमें, होनी भी नहीं चाहिए? दुरुस्त आपने फरमाया रज़ा साहब। ये नेशनल करिकुलम वाली बात जो है, आई रिकॉल कि ये खान साहब के दौरे हुकूमत में भी ना ये वाली बात होती थी कि जो सिलेबस है या करिकुलम है वो हर जगह हर सूबे में यकसा होना चाहिए। इस पे क्या सोच है पीपल्स पार्टी की? एक तो ये फरमाइएगा, और दूसरा ये जो आइनी अदालत वाला भी जो क़याम था या आइनी जो बेंच बन गया था बाद में, मौलाना साहब ने कहा है कि ये तो हमारी बड़ी तौहीन होगी कि अगर हमने जो इसके अंदर से चीज़ें निकलवाई थी वो आप लोग 27वीं तरमीम में वो कसर पूरी कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इसमें? देखें, ये तौहीन वगैरह वाला मामला जो होता है ना, थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेशन हो जाती है। जब आइन अच्छा। बना था हाँ। तो उसके कुछ दिनों बाद जो है वो पहली आईनी तरमीम आ गई थी, उसके बाद 25 आई हैं, 26 आई हैं, 27वीं आ रही है, 28वीं भी आएगी। तो आइन तो एक 28वीं लिविंग आएगी। अच्छा। डॉक्यूमेंट है। आइन कोई फाइनल वर्ड नहीं है। ये वक्त की नजाकतों के साथ साथ वक्त आगे बढ़ता है, उसकी जरूरियात होती हैं और आइन में तब्दीलियां होती चली जाती हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का मामला है, ये याद रहे कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2007 में साइन हुआ था, तो जब उसमें साइन होने के बाद ये उसका पहला नुक्ता है। तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इससे सिग्नेटरी हैं, और कौन सिग्नेटरी हैं? बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब। और फिर उसके बाद 12 मई को ये साइन हुआ, उसके 2 रोज बाद दीगर पार्टियों ने भी इसके ऊपर इत्तेफाक किया, जिसमें कि PTI भी शामिल है। इमरान खान साहब भी लंदन में थे उस वक्त जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, उसके बाद ये पेश किया गया, उन्होंने भी इस पर एग्री किया है। तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन कम से कम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर नहीं है। पिछली दफा भी जो कोशिश थी, आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो कैंपेन की थी वो वफाकी आईनी अदालत के लिए की थी। वो तो फिर एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे गए। फिर अभी जो अगर आप देखें, जो 26वीं आईनी तरमीम का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो वकला हज़रात हैं, सीनियर वकला हज़रात हैं, आईनी माहिरीन हैं, वो जो बहस कर रहे हैं अदालत के अंदर, वो बहस यही कर रहे थे कि ये बेंच जो है ये कोर्ट नहीं है और ये कोर्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट एक अलग चीज है। सारी बहस यही थी उनकी। तो अब उनकी बहस के निचोड़ में भी अगर आप देखें तो आईनी अदालत की कितनी ज्यादा जरूरत होती है, कंफ्यूजन खत्म होता है। दूसरा, उसके अंदर जो है
पॉइंट है वो जजेस के ट्रांसफर का मामला है। अच्छा, ये इस दोनों पे वो चीजें कहते हैं कि ज्यादातर इस पे इशू आ रहा है कि कोई जज को पूछा नहीं जाएगा और अगर वो ना कर दे तो उसको फिर रिटायर तस्वर किया जाएगा, गालिबन ये दर्ज है। नहीं, ये तो हम लोग ये तो मफरूजा है ना। देखिए, किसी एक अच्छा, ये पर्सन मफरूजे हैं। स्पेसिफिक, किसी एक खास जज को जहन में रख के आइन नहीं बनना चाहिए। किसी एक खास शख्सियत को रख के आइन नहीं बनना चाहिए। पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट पर्सन स्पेसिफिक नहीं नहीं होनी होना चाहिए। चाहिए। ह्यूमन राइट्स के खिलाफ अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। इस्लामी शवायर के खिलाफ अमेंडमेंट नहीं। ये 3 तो हमारे असूल हैं आइन के। जी, तो हम दुरुस्त। किसी जज को लेकर अगर जहन में ये बात सोचेंगे तो यकीनन हम उसके ऊपर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहस कर सकते हैं। लेकिन आप एक ओवरऑल देखेंगे तो ये इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया। तो वो अदालत के सीनियर लोग ही बैठ के इसको अब तय करेंगे ना। पहले तो वज़ीर आज़म के पास इख्तियार था, वो भी इन्होंने तफवीज कर दिया जुडिशल कमीशन को। तो ये हर तरमीम जो है उसके अंदर आप हर आदमी को, हर बंदे को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तरमीम होती है मुल्क के निजाम को बेहतर चलाने के लिए। जो रुकावटें आ रही थी, जो मुश्किलात आ रही थी, उसको सामने रखते हुए ये फैसले किए गए। जहां तक बात है डेवोल्यूशन की कि 2 महकमे, देखिए ना, डेवोल्यूशन को तो नीचे जाना है। हाँ, और डेवोल्यूशन को जब नीचे जाना है तो चाहे वो तालीम का शोबा हो या सेहत का शोबा हो, उसको विफाक में रखने के बजाय सूबों अभी को, वैसे सूबों मैंने से फिर सुना उसको था रजा नीचे साहब, मकामी अभी हुकूमतों अलीम में। खान साहब भी कराची गए थे ना, तो उनका एक बयान मेरी नजरों से गुजरा था। उन्होंने कहा कराची में जब भी आता हूँ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख के बड़ा अफसोस होता है मुझे। तो पंजाब में उनको बोले थोड़ा लाहौर से बाहर निकल के भी देखे ना, तो उनको अफसोस, और ज्यादा अमीन साहब भी अफसोस मुस्कुरा होगा। रहे हैं इस हर बात जगह पे। अफसोस है। हर जगह अफसोस है। तो हाँ, अच्छा। बिल्कुल, मैं मानता हूँ अफसोस हाँ। करने के लिए तो वहां पर बहुत सी चीजें हैं ना। पूरा बलूचिस्तान के अंदर अफसोस है, केपी में अफसोस है, लाहौर छोड़ के पंजाब में बड़ा अफसोस है। कराची में भी काम होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डेवोल्यूशन एक सब्जेक्ट है। डेवोल्यूशन आइन में नीचे अमीन इख्तियारात साहब, को बहुत तफवीज दिलचस्प करना बात है है, ये, नीचे बड़ी भेजने वाली दिलचस्प बात है। बहस तो है इस पे। अगर आप आपके उसको रिवर्स करेंगे, अगर आप उसको रिवर्स करेंगे तो फिर तो पूरे 18वीं डेवोल्यूशन का नीचे की डेवोल्यूशन तरफ का जानी कॉन्सेप्ट चाहिए जो है या वो, फिर वापस ऊपर चली जानी चाहिए, उल्टी डेवोल्यूशन। अमीन साहब, और ये अफसोस की जो एक वो इजहार किया था अलीम खान साहब ने, ये कराची स्पेसिफिक नहीं, आप भी समझते हैं कि हर जगह होना चाहिए, हर जगह काम की गुंजाइश है, सिर्फ कराची क्यों? देखिए, एज फार एज द डिवोल्यूशन इज कंसर्न, हम बिल्कुल हामी हैं कि जिस तरह हम कहते हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन से पैसे निकल के चीफ मिनिस्टर हाथ में एकोमोडेट नहीं होना चाहिए, बल्कि नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो अच्छी बात है ये। इसी तरह मैंने कहा कि जब आबादी के हवाले से बात हुई या एजुकेशन के हवाले से बात हुई, तो हमने इसको कोई इशू नहीं बनाया, बल्कि हम जो पीपल्स पार्टी के जो पॉइंट ऑफ व्यू था, हमने इससे एग्री कर गए। लेकिन जहाँ तक आपने अलीम खान की बात की है, मैंने वो ट्वीट पढ़ा था, मैंने उसको रीट्वीट भी किया था। उन्होंने बड़ा अच्छी बात लिखी थी कि जब मैं कराची आता हूँ, मेरा दिल खून का आंसू होता है कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके, यहाँ के तरक्याती काम को देख करके। और उन्होंने कहा कि रोडों के हालात, इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात, पुलों के हालात, वो तमाम के तमाम जो डेटेरेट हो रही हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम जब मैं इसको इस तरह ले लेता हूँ, मैं जब लाहौर जाता हूँ, मैं जब सियालकोट जाता हूँ, जब मैं मुल्तान गया अभी पिछले 1 साल के अंदर, तो मुझे खुशी होती है कि वहाँ पे चीज़ें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन चल रहा है। वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग हर जगह पे नज़र आता है, सिस्टम मौजूद है। लेकिन जब मैं कराची की तरफ देखता हूँ तो मेरा दिल खून का आंसू होता है। अभी मैं बैठा हुआ सुरजानी टाउन में, हमारा एक जलसा होने जा रहा है। मैं पूरा जब नॉर्थ कराची से गुजरता हुआ सुरजानी आया हूँ, तो यकीन जाने कि टोटल रोडों के हालत जो खस्ता हाल पड़ा हुआ है। और मैं निकल कर आया, फेडरल बीरे से निकल के यहाँ तक पहुँचने में मुझे कम से कम 55 मिनट लगा है। भाई रजा भाई, ये तो बड़ा मसला बना हुआ है। अच्छा शर्म आती है, बोलते अफसोस होता है कि अफसोस जो है वो ट्रैफिक की सूरत हाल हो, रोडों की सूरत हाल हो, कराची में ज्यादा जो है वो महसूस किया जा रहा है आपके कॉलीग्स की तरफ से। अफसोस, शारा फैसल जैसी जगह ना। रजा साहब से बहुत सारे जवाबात लेने थे, लेकिन मतलब अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो नुक्ता है ना, ये बड़े प्रोग्राम के आखिर में आ गया है, तो मुझे इजाजत दीजिएगा। ब्रेक पे चलते हैं नाजरीन, वील रिटर्न विद अनदर सेगमेंट। वेलकम बैक नाजरीन। इस एक्सक्लूसिव नशिस्त में एक बहुत पर्टिनेंट और बहुत सेलिब्रेटेड छुटाई से एक बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल आवाज़ को हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हमने रखा है, और यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। ज़ाहिर है मैं आइड कन्वर्स इन इंग्लिश, और थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हासिल करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम वाशिंगटन DC लेंस एंड फ्रॉम एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव कि पाकिस्तानी जो तमाम तर मैटर्स हैं उन पे बेसिकली क्या कॉन्टेक्स्ट है।
So, joined here by Mr. Michael Kugelman, who's the non-resident senior fellow for Asia Pacific Foundation, but of course a very celebrated commentator all the way from Washington, D.C., who speaks eloquently on the South Asian and very knowledgeably, should I say, on the South Asian matters and matters at large. Very warm welcome to you, Michael. Of course, I've known that you're in Pakistan, and we've met a couple of days ago, and you know you've been here since about a week's time now. I hope it has gone down well for you. And this is like a formal camera welcome that I need to extend to you too as well. But of course, I think we've got a lot to talk about. Let us start off with the Afghanistan matters, because this seems like a final deadlock. Yeah. And there seems to be no talks that are coming in any further, no round of negotiations that are up the sleeve for anyone. And interestingly, since Pakistan had been insisting on a written assurance from the Taliban government, they had interestingly also said that and responded that, we need the US as a guarantor in case you want a written assurance from us. How do you see that? Is it coming from President Trump's, offer of mediating between the two countries, or what? Right. So first of all, it's great to be here with you in person in Yeah, Pakistan. likewise. I appreciate the kind words. This is very troubling, what's happening with the Afghanistan situation. And I've had a number of conversations here this week about many things, but the conversation about Afghanistan has certainly been one of the most troubling. And the fact that, this third round of talks collapsed, which quite frankly is not a surprise, the fact that future talks are uncertain if they're going to happen or not. This issue about the U.S. being asked to be a guarantor, very interesting. My sense is that at least right now, the Trump administration is not terribly inclined to get involved with this. Yes, you're right. The president did say that he knows what's going on. He wants to help. But I don't think at this point, I could tell you how this could change. I don't think at this point the U.S. would want to get involved in this. I think from far away in Washington, this seems like a very localized challenge, a very localized crisis. Unlike the India-Pakistan situation, there's no risks of nuclear escalation or anything like that. But I would say this, I think that the U.S. would be more inclined to want to become engaged and involved to try to help ease tensions if there's a fear that the crisis could get so bad that U.S. security interests could start to be affected. If you're looking at a situation where the Afghan side, the Taliban, are using asymmetric methods to, for instance, empower militants to carry out attacks across the country, including in places that could target Americans. It's a worst case scenario, but I think that's the only scenario under which we could assume the U.S. would want to get more involved. Now, if the U.S. is formally asked to be a guarantor, we know that President Trump is always intrigued by different things. I suspect that the U.S. would not be interested, but let's see how it plays out. Interesting, and you said that only if the US sees that it's kind of in conflict with their own interests as well, then that may be a point where they would want to intervene. Also, the US and Pakistan are getting closer day by day, and especially in terms of extraction of mines and minerals and natural resources, and this has been much talked about. And what's going on behind the scenes? I mean, what exactly is happening in this context? I think that we have to, yes, we could talk about critical minerals and the interest in cryptocurrency and energy, but I think that we have to go back to the very early weeks of the Trump administration, the second Trump administration, when the president gave his first joint address to Congress, and he thanked Pakistan for helping in a counterterrorism operation to get a Islamic State Khorasan terrorist who was involved in an attack in Kabul. That's exactly where it kind of started off from. Exactly. And I think you didn't forget this, I know, but many do forget this. People just point to the commercial opportunities and this sudden interest in critical minerals. But I think that the Trump administration first began to think that Pakistan is a country worth partnering with once it saw that it was willing and able to help the U.S. with that counterterrorism operation. But since then, the Trump administration's approach to foreign policy is completely transactional and it's very commercial. And that is why the Trump administration is interested in capitalizing on opportunities that could get it to look at critical minerals, crypto, energy in a global context, including in Pakistan. So I think Pakistan's been very successful at getting the Trump administration's attention. But it's not only that, right? I mean, the counterterrorism issue is a big deal. And now that we know that the Trump administration views Pakistan as a partner that can work with the U.S., that's something too. But I wouldn't overstate that, right? The U.S., there's a disconnect. For Pakistan, the biggest concern is TTP, as well as BLA.
the U.S. sympathizes with Pakistan's concerns about those groups, but the U.S.'s main concern is Islamic State Khorasan, which is a concern for Pakistan, but not as big of a concern as those other groups. So, yeah, and the administration is not going to be interested. Could these interests kind of coincide as well at some point in time? I mean, the way the Trump administration views things, unless the BLA and the TTP start to threaten or indeed target U.S. interests, I don't think it's going to be a priority. As you know, in previous years, TTP was a threat to the U.S. That's a very realistic perspective. Right. I mean, in the past, TTP did threaten the U.S., but it's not. It only targets Pakistani security forces for now. So I just think that there's a bit of a disconnect. But in terms of what's going on behind the scenes, it's hard to know, but I think this is a very unconventional administration that surprised a lot of people, and that includes this sudden resurgence in U.S.-Pakistan ties. Of course, Michael, I think another really interesting aspect is the fact that the growing fondness of President Trump for the Field Marshal, and he has often, of course, addressed him as a favorite. Right. And the same fondness kind of also goes on for Prime Minister Shehbaz Sharif, who was called by President Trump and was asked to say some good, words regarding President Trump, and he did so, of course. How did it all start? I mean, other than the aspect that you've spoken about, and what made it grow? Because I think I believe that you've also been the audience to a talk that was delivered by the Field Marshal while he was there in the US. So, right. How does he comprehend the entire thing? And of course, it's very flattering for the Pakistani leadership, needless to say. Yeah, I mean, I think that with the Field Marshal, my sense is that President Trump has a genuine respect and even admiration for him, because President Trump, he likes strong, powerful figures. We know how powerful the army chief is. And I think that Trump is impressed with how he is in the position he is, how he became a field marshal, something that's highly unusual, and also going to the conflict with India, right? I think that President Trump really appreciates how, Pakistan was able to hold its own under the army chief's leadership, shot down those, several Indian jets. Of course, President Trump has now said it was 8 jets. It wasn't that many, but there were a few shot down. And I think that from the president's perspective, it's sort of like this David and Goliath story, that here comes Pakistan, it's able to hold its own against the larger nemesis. I think that's part of the story as well. But beyond that, President Trump, he always has reasons for everything. And, if he's going to be flattering someone, it must mean that he wants to get something from these people. And he's transactional. He's completely transactional. So you said that for the second time, yeah? Maybe the third time. Happy to say for a fourth time. So that suggests that there's things that the administration wants to get from Pakistan. And obviously, if you want to get these things from Pakistan, you have to talk to the army chief, because he's the most powerful figure. What those things are, I don't know. We could look at developments in the Middle East. There'd been speculation. I'm not sure if this is accurate. There'd been speculation that Pakistan could contribute troops to the stabilization mission in Gaza. I don't know if that's something that the president has been looking for, but you have to think about President Trump. He's not just going to go out of his way to say really nice things about someone unless he wants to get something in return. Interesting. And could the nature of transaction also be the Nobel Peace Prize nomination? Well, that's a whole other story. Pakistan, I believe, is the only country who's very vocal about this nomination. And if I may, I think that it's flattery. We have to be very honest. That's what Pakistan is doing. Flattering for President Trump. Yeah, and what I would say is that could be very helpful for Pakistan in the immediate term, because it helps your cause with President Trump. But the risk with that is that the more you do that, the more President Trump will think that you're completely in his corner, that you're with him. And I think that it could make him expect that Pakistan would do whatever he wants Pakistan to do, including some things that Pakistan might not be comfortable with. I think that's the risk. I'd like to touch upon two very discrete topics in the remaining time that we have. First is, of course, about Imran Khan. That, I think, is a very popular topic here in Pakistan. Frankly speaking, how interested do you think is the US administration, or primarily President Trump, in the release of Imran Khan, as some of his very close men and congressmen have suggested that, they've been sloganeering release Imran Khan, hashtag release Imran Khan. It's all over the place. They've also been meeting their leaders like the former president Arif Alvi and Shehbaz Gill. Right. So what exactly is happening, and how big is a priority for the US? I've always thought that this was a bit of a myth, that President Trump would take office and want to start pressuring Pakistan to release Imran Khan.
Yeah, they got along when Trump was president the first time. They met several times. Of course, Khan was invited to the White House. And they'd had really pleasant meetings. They did. Imran Khan equated it to, you know, the victory of his World Cup. Yeah, exactly. They did. But, you know, as I said before, President Trump does things when he knows he's going to get something out of it. And the question that I've always tried to ask, you know, diaspora members that support Khan, PTI folks, is what does President Trump get out of this if he tries to launch this campaign to get Khan freed? And no one has been able to answer that question for me. But nobody from PTI has been able to answer that for you. None of Khan's supporters have been able, the diaspora, PTI, and so on. So, you know, that sort of raises the question. You know, why would one expect that? But I would say this, I suspect that those in power here were concerned that Trump would do exactly that. Yeah. And perhaps if we look at the reasons why... And that has been spelled out by a lot of federal ministers, particularly this Rana Sanaullah, Mr. Rana Sanaullah. That, you know, there's questions about why did Pakistan move so quickly to try to appeal to the Trump administration? Well, yes, it sends business opportunities through critical minerals, but maybe it wanted to also preempt that risk that President Trump would be and inclined. Mitigate that risk. Yeah, exactly. So I think that might and that has been successfully mitigated if I go by your analysis on this. We haven't heard anything from the Trump administration about Khan. Interesting. Right? Even the fellows, I mean, like Richard Grenell, and there was Joe Wilson and a couple of others who used to frequently tweet about Imran Khan's release, they've been quiet for quite some time. I mean, Mr. Grenell, I haven't seen him tweet or say anything since the administration took office. And with Wilson, you know, that's Congress. That's separate from the administration. I mean, members of Congress they're not involved in policy. Certainly they come out with laws and so on. And, but you know, could they make a difference or no? Well, I mean, you know, there has been some legislation that's come out there, including a resolution last year, I believe, that passed by a huge margin and was very critical of the election and called for Khan to be freed. There's another attempt through an amendment to a U.S. defense authorization bill that calls for support or aid to the security aid to Pakistan to be cut unless things were to change here. You know, more focus on human rights, Khan and all that. I don't think that's going to go anywhere. I don't think it's going to get the support that it would need in the Congress. But no, it certainly is enough to worry some people. So those two you suggest have been futile attempts on the entire cause? Yeah, I wouldn't say futile because we don't know if it's not going to happen. But I think that things have changed. I mean, as the U.S.-Pakistan relationship is strengthened, I think particularly the Republicans in Congress see that the president wants to make things work with Pakistan. And I think they themselves would be uncomfortable with trying to do anything that could that is a very different and a contradictory cause altogether. Yes. They'd be uncomfortable pursuing anything as such. That's my sense. I mean, and of course, you know, members of Congress in the U.S., they're driven by constituent concerns. And obviously, many of these members of Congress that have been supportive of Imran Khan, they have constituents who are Pakistani Americans who support Khan and have been advocating for that. But there's still the broader issue of policy and not wanting to go against what the administration is doing if you're from the same party. Michael, I think it will be unjust if I wouldn't talk about Zohran Mamdani. I mean, his electoral win has been a matter of great pride and joy for everyone here in Pakistan, and it's kind of a tug of war between the PTI and the government because everybody wants to have a claim on Zohran Mamdani. But of course, I mean, there have been extremely condescending remarks from the Republicans as well ever since he has come in. How do you see that? I mean, and do you also see that he draws any kind of resemblance with anyone here in Pakistan? I mean, he is someone, first of all, the bottom line, and this is so fascinating, is that New York City is a very liberal city, but it's never had a liberal mayor. So this is, for New York City politics, it's a big deal. True but, you know, I think that he has certainly also been very inspiring for many Americans who have been very concerned about the political moment, which includes rising Islamophobia and that type of thing. So to have, for the first time, a Muslim mayor of New York City, a major city, that is a huge thing. But unfortunately, I also think that this could add to the polarization in American politics because, you know, as you suggested, a lot of folks on the other side of the spectrum are not very happy about this, and it could make things more tense between the two parties. But I find it very inspiring, quite frankly, and hopefully. But now comes the tough part, right? Now he has to do his job, and he's going to have a lot of big challenges, you know, as the mayor of such a huge city. But we'll see how he does. And yeah, I mean, do you think they should go back on those condescending remarks they've been making about his wife? I mean, that's completely off, no?
Well, you know, I mean, you and I are both in countries where politics are very ugly, quite frankly. True. And people but by the rarely way, I walk tell you back. what, Michael, I tell you very honestly and frankly, because here in Pakistan, we've all been aspiring to have our politics like that in America, since it's a 100-year-old democracy, and we've all wished to be, you know, mature like an American democracy. But seeing those scenes there in America, of course, then it kind of, you know, equates us and probably puts us under the same balance. Well, yeah, I mean, again, the politics are ugly in both countries, but what heartens me about the U.S., despite all the challenges, including challenges to a number of key institutions, is that American institutions are very resilient, and they could withstand these, you know, these significant challenges. That's how it should be, on. yes. And yeah, I mean, that's where it should be everywhere. So I hope that in Pakistan, you know, this is the case too. So it's just it's a difficult moment for sure, not just for our two countries, but in the world. It's a very polarized moment politically in so many countries around. And by the way, I mean, of course, I'm running out of time, but I need to ask you this at the very end of it, that since Pakistan and the entire system here in Pakistan that is in place since 2024, that has strengthened, you know, by many folds, given this 27th Amendment that's about to have its way from the Parliament. How do you see that development? Well, yeah. Parting remarks. You leave the tricky question for the end. Again, I have not seen much of the text of this amendment. I guess many of us have not. Yeah. So I don't want to comment all that much on it. But you know, based on what I've heard, there's some pretty significant and consequential features to this, and I think it reflects trends of the last few years that, to me, suggest that you know, that democracy here is facing some significant challenges. And I'm a friend of Pakistan. I've long been a friend of Pakistan's. I've been traveling here regularly, visiting regularly since 2009. I'm an old guy now, since 2009. And, you know, I'm confident that Pakistan will be able to get through these types of challenges. But, you know, I think that this 27th Amendment, if it goes through, you know, I think it could compound the challenges that Pakistan is already facing. So let's hope that it works out better than some think it might. Wonderful. Thanks a lot, Michael. It's been a pleasure talking to you in person. And thank you for the gracious remarks and, you know, imparting wisdom on all these important matters. Ladies and gentlemen, इस नोट पे इख्तिताम करती हूँ. आप सबसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में. अल्लाह हाफ़िज़.